नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। तेज उतार चढ़ाव के बीच हल्की गिरावट पर बंद बाजार, लगातार 9वें सत्र से लाल निशान में निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क में की जंगल सफारी, कैमरे से खींची शेरों की तस्वीरें। न्यूजीलैंड को धूल चटाने के बाद कल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। इधर राजनीति में उलझी रोहित शर्मा की फिटनेस, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने उठाए सवाल, बीसीसीआई की बयान की निंदा। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अस्पतालों में स्टाफ, दवा, उपकरणों की कमी, अनियमितता की होगी जांच, 100 दिन में दिखेगा बदलाव। ट्रंप से तनातनी के बाद अब जेलेंस्की के तेवर नर्म, कहा मिनरल डील के लिए तैयार, अमेरिकी समर्थन की जताई उम्मीद। इधर लंदन में जेलेंस्की के समर्थन में आया ईयू, बना नया पीस प्लान। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने बड़ी सैन्य मदद का किया ऐलान। ऑस्कर में अनोरा ने मचाई धूम, बेस्ट पिक्चर समेत झटके 5 अवार्ड्स। ब्राजील की फिल्म आई एम स्टिल हियर को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड, प्रियंका चोपड़ा की अनुजा अवार्ड जीतने से चूकी। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आगाज, इन्फिनिक्स ने पेश किया सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाला फोन, तो ब्लीकअप ने दिखाया एआई पावर्ड साइक्लिंग कैमरा ग्लासेस। टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर हाई जोश के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की तरफ बढ़ गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से बस 2 ही कदम दूर कल भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगा। कल विपरीत परिस्थितियों में श्रेयस अय्यर के 79 रनों के दम पर भारत ने सिर्फ 249 रनों को चुनौती दी थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी समेत भारतीय स्पिन अटैक के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मजबूर नजर आए। वरुण ने 42 रन देकर 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की पारी 40वें ओवर में ही 205 रन पर सिमट गई। अब कल भारत ग्रुप बी की रनर अप ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा और न्यूजीलैंड बुधवार को साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। तो एक तरफ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन देश में भारतीय कप्तान की फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने भी रोहित शर्मा पर सवाल उठाए हैं। सौगत रॉय ने कहा कि रोहित शर्मा को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, ये लोग सिर्फ विज्ञापन करते हैं, मॉडल बनते हैं। सौगत रॉय ने कहा कि रोहित ने पिछले 2 साल में सिर्फ 1 शतक लगाया है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है रोहित शर्मा को टीम में ही जगह नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रोहित शर्मा पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन शमा मोहम्मद के पोस्ट के बाद कांग्रेस के अंदर ही विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। शमा ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें मोटा खिलाड़ी बताया था और साथ ही रोहित को बेअसर कप्तान भी कहा था। बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो शमा ने सफाई दी। Just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat.
तो कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने राहुल गांधी की कप्तानी पर सवाल उठा दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कांग्रेस नेता खामोश क्यों हैं? रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। तो भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में कैसा होगा मुकाबला और किस पर है टीम इंडिया का दारोमदार, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश चैंपियंस ट्रॉफी 2 कदम दूर, आज शाम 5:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया और एशियाई शेरों को करीब से देखा। गिर के शेरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के जंगल में पीएम मोदी की लॉयन सफारी। गिर जंगल में शेरों की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरे की हैं। मौका था गुजरात के गिर जंगल सफारी का, तो पीएम मोदी का फोटोग्राफी का हुनर फिर से दिखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात के गिर में सफारी की। मौका था विश्व वन्य जीव दिवस का, तो सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले ही पीएम मोदी गिर के शेरों के बीच पहुंच गए। इस जंगल सफारी का पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी कैमरे में प्रकृति के खूबसूरत नजारे को कैद करते नजर आए। इस दौरान पीएम का सामना गिर के शेरों से हुआ। सामने आई तस्वीरों में पीएम मोदी के रास्ते में एक शेरनी अपने बच्चों को दुलारती दिखी। इस प्यारे पल को पीएम मोदी ने फौरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पीएम मोदी थोड़ी दूर आगे बढ़े तो 2 शेर रास्ते में आराम करते दिखे। पीएम ने उन शेरों की तस्वीर भी अपने कैमरे में उतार ली। पीएम की सफारी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि वहां एक पेड़ में खूबसूरत फूल उन्हें पसंद आ गए। थोड़ी देर रुककर पीएम ने उन फूलों का दीदार किया। इससे पहले पीएम मोदी गिर के जंगलों में मोर, नीलगाय और कई हिरणों की भी तस्वीरें लेते दिखे। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि गिर में शेरों और शेरनियों के बीच आज सुबह मैंने कुछ फोटोग्राफी करने की भी कोशिश की। गुजरात के गिर जंगल में पीएम मोदी का यह अंदाज वाइल्ड लाइफ के प्रति उनकी लगाव को दिखाता है। उन्होंने गिर जंगल के लिए किए गए अपने प्रयास के बारे में भी लिखा। गिर आना हमेशा खास होता है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब हमने एशियाई शेरों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए थे। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। पिछले दशक में न केवल एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़ी है, बल्कि बाघ, तेंदुए और गैंडों की आबादी में भी इजाफा हुआ है। ये दर्शाता है कि भारत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य कर रहा है। गुजरात के गिर जंगल में सफारी के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में भारत में वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में मायूसी का दौर जारी है। आज भी तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार हल्की गिरावट पर बंद हुआ। लगातार 9वें सत्र में निफ्टी लाल निशान पर बंद हुआ। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी दिखाई दी। मिड कैप इंडेक्स करीब 1160 पॉइंट्स उधरकर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल अब जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं आज कैसा रहा बाजार का हाल, किन स्टॉक में तेजी थी और किन शेयर्स की पिटाई होती हुई दिखाई दी? तो आज बाजार थोड़ा बहुत सुस्त ही रहा। इनफैक्ट 9वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जहां बाजार में मंदी थी।
हालांकि मजबूत ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत निफ्टी ने 22,000 के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। टॉप गेनर्स की बात करें तो बीईएल जो डिफेंस मेजर है, यहां आपको 5% का मूव आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा ग्रासिम, आयशर मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में अच्छी चमक देखने को मिली। हालांकि लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। रिलायंस आज 52 वीक हाई लो पे आपको जाता हुआ नजर पड़ा। इसके साथ कोल इंडिया के प्रोडक्शन के डेटा के बाद शेयर में थोड़ी बहुत मंदी का माहौल था। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो क्यूमिंस इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी आपको बाउंस बैक दिखी। हालांकि मिड कैप लूजिंग एंड पे अगर आप देखें तो फैक्ट, बीएससी लिमिटेड और काफी सारे आज ब्रोकरेज स्टॉक्स भी मंदी के माहौल में थे। इरेडा और कल्याण ज्वेलर्स में भी लगभग 4 से 5% का आपने डाउनटिक देखा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल ने बाजार की आउटलुक पर बातचीत की है। इस दौरान आलोक अग्रवाल ने कहा कि ये पैनिक करने का नहीं बल्कि निवेश बढ़ाने का समय है। कि सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। बॉटम एग्जैक्ट कहाँ होता है बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डेफिनेटली कहूंगा कि हिस्टोरिकली एसएसए के अभी भी 87% से ज्यादा स्टॉक्स निफ्टी 500 के अपने 200 डे एवरेज के नीचे चल रहा है। ऐसा पिछले 20 सालों में कुछ 10 बार हुआ होगा। ऐसे मौकों पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स हैं और जितने भी रिटेल एक्सेट्रा चीजें हैं, इन सेगमेंट्स में वो काफी हद तक इन चीजों से इंसुलेटेड है। तो उसके वजह से ये सेगमेंट्स काफी बेटर दिखते हैं, इनमें ग्रोथ भी है और करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी थोड़े थोड़े अट्रैक्टिव होने लगे। चीनी के बढ़ते दाम आपकी चाय की मिठास फीकी कर सकते हैं। पिछले एक महीने में चीनी के दाम 6.5% तक बढ़े हैं। हीट वेव के चलते चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और आगे भी दाम बढ़ सकते हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, क्या ये उम्मीद जताई जा रही है हीट वेव को देखते हुए कि आगे भी चीनी के दाम बढ़ सकते हैं? हाल में ही चीनी निर्माताओं की एसोसिएशन इस्मा ने चीनी उत्पादन का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले फरवरी में अब तक 14% के आसपास चीनी उत्पादन के अंदर कमी आई है। इतना ही नहीं, चीनी उत्पादन करने वाली मिलें भी काफी तेजी से बंद हो रही हैं। खासतौर पे कि 177 मिलें अब तक बंद हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये मिलें 65 के आसपास थी। साथ ही जो मौसम विभाग है उसने भी हीट वेव की चेतावनी ऑलरेडी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से लेकर के मई सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा, तो इसका असर सीधे गन्ने के ऊपर पड़ेगा। गन्ने के अंदर रस कम हो सकता है और उससे चीनी के उत्पादन में कमी आ सकती है। हालांकि हमको मार्च का काफी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्च में प्रोडक्शन के अंदर में सुधार नहीं आता तो मार्च के बाद चीनी के दामों में काफी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यह भी बता दूं कि पिछले एक महीने के अंदर चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक एस ग्रेड की चीनी के दामों में 6.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है और मार्च के बाद आपको चीनी के दामों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि बुलेट ट्रेन में कितना प्रोग्रेस है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के अलग अलग शहरों में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के कामकाज का जायजा ले रहे हैं। बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस पर मैंने अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 360 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वायडक्ट के लेवल तक आ गया है। कई जगह पे ट्रैक लेइंग का काम चालू हो गया है, स्टेशंस का अच्छा काम चल रहा है, ब्रिजेस का काम बहुत अच्छा चल रहा है। बुलेट ट्रेन जो 350 kmph की स्पीड की डिजाइन है, उसमें डिजाइन में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब 350 पे कोई गाड़ी चलती है तो उसके चारों तरफ एक तरीके से एक वैक्यूम बन जाता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए डिजाइन में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेन का कंस्ट्रक्शन तो अपने आप में यूनिक होता ही होता है, साथ ही साथ स्टेशंस पे जैसे आप देखोगे, जब ये 1, 2, 3, 4 ट्रैक्स हैं, 4 ट्रैक्स में से बीच में ये ओपन स्पेस रखी गई है। बोल्ट्स का डिजाइन बहुत स्पेशल है, केबल ट्रे का डिजाइन स्पेशल है, प्लेटफॉर्म में बहुत चीजों का ध्यान रखा गया है। तो हर चीज में उस प्रेशर का और उस स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छी डिजाइन है, बहुत अच्छा काम स्पीड से चल। जिस तरह से आपने सुना, रेल मंत्री बता रहे थे कि जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने वाला है और उन्होंने ये भी बताया कि 360 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो गुजरात का आनंद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ये वही स्टेशन है जहां से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इसका मैंने जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूं आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पर, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन की, जो 70% तक पूरा हो चुका है। जो इसकी फ्रंट है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसका डिजाइन किस तरह का है। तो डिजाइन आप देख सकते हैं, चूंकि आनंद को मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो दूध की बूंदों से प्रेरित यहां पर पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ नेचुरल सनलाइट रहे, इसके लिए यहां पर स्काईलाइट भी बनाई गई है। मैं आपको बता दूं, देश की पहली बुलेट ट्रेन जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, उसके रूट पर आनंद बुलेट ट्रेन रेल जो स्टेशन है काफी अहम बनने जा रहा है। स्टेशन के डिजाइन को इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो यात्री बुलेट ट्रेन में सफर करने आए तो वो अपने साथ एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेकर जाए। इस स्टेशन का जो डिजाइन है, इसमें आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में कि इस स्टेशन पर 3 लेवल बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखें, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, यहीं से ही यात्रियों की एंट्री होगी और पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जब आप ऊपर जाएंगे, जो सेकंड फ्लोर या फिर जिसे कॉन्कोर्स कहा जाता है, यहाँ पर टिकटिंग लाउंज फैसिलिटी भी दी जाएगी। और तीसरे प्लेटफॉर्म जो आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं फ्लोर, ये प्लेटफॉर्म लेवल होगा, यहीं से ही आप ट्रेन बोर्ड करके जाएंगे। बेहतर कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ये जो स्टेशन है, ये NH64 और SH 150 को जोड़ रहा है, जिसका सीधा हाईवे से कनेक्शन है। खासतौर पर यात्रियों की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कार, ऑटो, बसेस के लिए पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था की जाएगी। पिक एंड ड्रॉप की भी यहाँ पर फैसिलिटी होगी। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो मल्टी मॉडल हब है जो ये बनने जा रहा है, यहाँ पर आपको मेट्रो, लोकल बस और जो दूसरी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो भी आसानी से मिल जाएगी। जानकारी ये दी जा रही है कि 2027 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के पहले फेज की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और साथ ही साथ किस तरह से इसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो जो अभी तक एनालिसिस किया गया है उसके मुताबिक खास तौर पर जो टूरिज्म है, जो एम्प्लॉयमेंट है और जो बिजनेस है, इन सभी सेक्टर में जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है उसकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। रेल मंत्री लगातार यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि बुलेट ट्रेन का सपना जो इस वक्त पूरा देश देख रहा है, अगले कुछ सालों में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। दीपाली नंदा, आनंद स्टेशन। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रंप और जेलेंस्की में तनातनी के बाद ब्रिटेन और पूरा यूरोपीय यूनियन एक तरह से जेलेंस्की के समर्थन में उतर गया है। लंदन समिट में यूक्रेन को सपोर्ट करने का ऐलान किया गया है। पीस प्लान पर भी बातचीत हुई है। ये पीस प्लान को यूरोपीय यूनियन अमेरिका के सामने भी रख सकता है। इस बीच जेलेंस्की के तेवर कुछ नर्म पड़े हैं। जेलेंस्की ने कहा कि उनको उम्मीद है कि यूक्रेन को जिस तरह से पहले अमेरिका ने मदद की है, ये मदद आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्रंप के साथ मिनरल डील के लिए भी तैयार है। वहीं ब्रिटेन ने जेलेंस्की को सैन्य मदद पर बड़ा ऐलान किया है। लंदन समिट में यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद देते रहने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की शांति वार्ता में यूक्रेन को हमेशा शामिल रखना होगा। इसके अलावा यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यूक्रेन के लिए कॉलिशन ऑफ द विलिंग बनाने की भी बातचीत की गई है। तो जेलेंस्की और ट्रंप के तमाशे का आगे दुनिया पर क्या असर होगा? युद्ध के समाधान की राह आसान होगी या मुश्किल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर ट्रंप कार्ड, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन। इस बार ऑस्कर में अनोरा फिल्म ने धूम मचाई है। 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा ने बेस्ट फिल्म समेत 5 ऑस्कर अपने नाम किए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अनोरा के लिए माइकी मैडिसन को मिला है। इसके साथ ही फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड झटका है। साथ ही बेस्ट एक्टर ऑफ द अवार्ड ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड कैरन कल्किन को रियल पेन के लिए मिला है। साथ ही अगर बात करें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है, तो इसमें बाजी मारी है द ब्रूटलिस्ट
ने। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड ब्राजील की फिल्म आई एम स्टिल हियर को मिला है। साथ ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए अवार्ड नो अदर लैंड के लिए दिया गया है। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। ये आयोजन 6 मार्च तक चलेगा। यहां दुनिया भर की स्मार्टफोन कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन को दिखा रही हैं। यहां इन्फिनिक्स ने 2 खास स्मार्टफोन पेश किए हैं। एक फोन जो खुद रंग बदलता है और वहीं एक फोन ऐसा लॉन्च किया गया है जो सोलर चार्जिंग से लैस है। दोनों स्मार्टफोन की क्या कुछ खासियत है, बता रही हैं शिबानी घरत सीधा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से। एक सोलर चार्जिंग फोन और दूसरा कलर चेंजिंग कॉन्सेप्ट। इन्फिनिक्स ने ये दोनों के दोनों डिवाइसेस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान शोकेस किए। अभी ये सोलर एनर्जी रिजर्विंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये डिवाइस एक स्पेशल केस जो पेरोविक्साइड फोटोवोल्टिक सेल से बनाई गई है, ये कैप्चर करती है लाइट दोनों इंडोर और आउटडोर सोर्सेज से, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी कलेक्ट करती है रियल टाइम। आप पैसिवली चार्ज कर सकते हैं कहीं भी आपका डिवाइस, घर बैठे बैठे या आउटडोर सेटिंग में, बीच में वगैरह भी। इसी के साथ साथ ये सस्टेनेबिलिटी शोकेस है, इनफैक्ट इन्फिनिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट दूसरा ई कलरशिप 2.0 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान उन्होंने शोकेस किया। ये डिवाइस है पर्सनलाइजेशन को अलग नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। 30 यूनिक कॉम्बिनेशंस में से आपके पसंद का कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। कस्टमाइज करता है एआई। इनफैक्ट इस डिवाइस पे जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कलर्स बेस्ड ऑन वेदर, आपका वॉलपेपर, शायद आपके इमोशंस भी। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफर करता है। इनफैक्ट एक बढ़िया एक्सप्रेसिव तरीका है आपके फोन को, आपके डिवाइस को यूनिकली आपका बनाने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।